अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो है वो हमने डिस्कस किए थे इलेक्शन एक्ट 2017 के एमसीक्यूज जो है वो आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, शुरू करते हैं जी। द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली एंड ईच प्रोविंशियल असेंबली एज पर आर्टिकल डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। इसका ये मतलब है कि वुमेन के लिए और नॉन मुस्लिम के लिए जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर किस आर्टिकल के तहत जो है वो हमारे पास सीट रिजर्व की जाती है, और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वुमेन और नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो सीट रिजर्व की जाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास जो है ये 51 आर्टिकल के मुताबिक वुमेन और नॉन मुस्लिम के लिए नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स रिजर्व की जाती हैं, जबकि 106 आर्टिकल के मुताबिक वुमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो है वो सीट्स रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यूज हम देखते हैं कि अंडर द एक्ट द प्रोविंस शैल बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर डैश विच आर एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन आर्टिकल 51। देखें, आर्टिकल 51 के अंदर आपके पास वुमेन भी हैं और साथ में जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि इस आर्टिकल के मुताबिक जो है वो प्रोविंस के अंदर शैल बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वुमेन जो है मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोविंस की सिर्फ जो सीट्स एलोकेटेड होंगी वो सिर्फ जो है वो एक प्रोविंस की हद तक होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उसका मतलब यह है कि अगर वुमेन की जो सीट है तो वो रिजर्व होगी सिर्फ एक प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए। ठीक है, अगर एक वुमेन की जो है वो सीट रिजर्व होती है, जबकि नॉन मुस्लिम का केस जो होता है वो होल ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, नॉन मुस्लिम की जो सीट रिजर्व की जाती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए रिजर्व की जाती है। उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि जो नॉन मुस्लिम है उसके जो है वो वोट्स ही ना हो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो ये किसी एक प्रोविंस के अंदर, तो इस वजह से उसको जो है वो होल ऑफ पाकिस्तान के लिए किया जाता है, जबकि वुमेन के लिए जो है वो आप क्या करते हैं, एक प्रोविंस के लिए जो है उसकी सीट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। विद रिगार्ड्स टू डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है जी? डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो डिवाइड करना, मतलब एक उसको जो है वो स्पेसिफिक जो है उस बॉर्डर के अंदर डिवाइड करना कि इतने इलाके के अंदर जो है हमारे पास फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी और इतने इलाके के अंदर जो है फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, with regards to delimitation of constituencies, as far as possible variation in population of constituencies of an assembly or a local government shall not ordinarily exceed dash परसेंट। वो ये कह रहा है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान जो परसेंटेज है डिफरेंसेस का वो कितने परसेंट से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी बी है, तो ए के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 70% है, जबकि बी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो के 30% है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कितना हो गया? 10% हो गया। अगला जो है वो हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि एनी अमेंडमेंट्स, अल्टरेशंस, मॉडिफिकेशन इन द प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज made by commission as per received representation shall within a period of dash days from the last date fixed for making representation published in the official gazette and on the website the final report and list of constituencies showing the areas included in each constituency। ठीक है, ये जो भी इसने बात की है उसका मतलब यह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेंशन करने से पहले जो है वो 30 डेज 30 दिन के अंदर जो है वो जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, अल्टरेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपने पब्लिश करनी है और उसके अंदर 10 दिन रह रहे हैं तो आप जो है वो वहां पर अमेंडमेंट करें, बल्कि वो कह रहा है कि एट लीस्ट जो है वो 30 डेज पहले जो भी आपने अमेंडमेंट करनी है जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, द प्रिपरेशन रिवीजन करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। जी, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल रोल्स कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल जो है वो हम लोग वोटर लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो इलेक्टोरल रोल्स का नाम है। ठीक है, ये वोटर लिस्ट का एक नाम, मतलब कॉमनली इसको वोटर लिस्ट कहा जाता है।
द प्रिपरेशन रिवीजन करेक्शन अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एन इलेक्टोरल एरिया और अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां वोटर लिस्टों को प्रिपेयर करे, रिवाइज करे या करेक्ट करे या अमेंड करे। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो है वो जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अंडर द एक्ट अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर इन एन इलेक्टोरल एरिया इफ, वो ये कह रहा है कि एक बंदा जो है वो एक बंदा जो है वो वोटर के तौर पर जो है वो रजिस्टर हो सकता है किसी इलेक्टोरल एरिया के अंदर अगर फलां फलां कंडीशन जो है फुलफिल करे। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन। इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, बिल्कुल जी ऐसी बात है। डज नॉट पोजेस डुअल नेशनैलिटी, डुअल नेशनैलिटी से जो है वो आपकी वोटर लिस्ट के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो है डुअल नेशनैलिटी वाले भी वोट कर सकते हैं। इज नॉट डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी अनसाउंड, अगर जो है वो एक बंदा जो है वो क्या हो सकता है, अगर उसको वोटर के लिए रजिस्टर होना है किसी एरिया के लिए, तो एक तो उसको 18 ईयर्स ऑफ एज का होना जो है वो उसका जरूरी है, और सेकंड नंबर पे ये है कि उसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है वो ये ना कहा होगा ये थोड़ा सा जो है वो ज़हनी तौर पे खिसका होगा। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये ऑप्शन है कि इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी एन अनसाउंड माइंड। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, डुअल नेशनैलिटी वाले भी जो है वो वोटर लिस्टों में जो है वो हो सकते हैं। The preliminary electoral rolls prepared under Section 26 shall be published and displayed by registration officer for a period of not less than 30 days। ठीक है, ये जितनी भी वोटर लिस्टें हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ये एटलीस्ट जो है वो कम से कम जो भी पब्लिश करेगा डिस्प्ले करेगा जो है वो 30 डेज जो है वो उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, उस 30 डेज से कम नहीं होने चाहिए। Which of the following is the title of official appointed for receiving, deciding claims, objections and application for correction of the preliminary electoral rolls। ठीक है, आपके पास कमीशन जिस बंदे को अपॉइंट करता है किसी एरिया के अंदर या किसी जगह के ऊपर कि अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट है या वहां पर कुछ रिवाइज करना है या कुछ इशू है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो आप रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, उसको रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं कि किसी एरिया के अंदर जो है वो लिस्टों के अंदर कोई क्लेम्स ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं या जो भी है कंप्लेंट्स है, तो उनको जो है वो डिसाइड करे, उनका जो है वो डिसीजन ले। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉल्स ऑन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करेक्शन किसने करनी है, आपके पास करेक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने करनी है, करेक्शन करनी है, प्रिपेयर करनी है, सारा कुछ जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है। The publication of the final electoral rolls for each electoral area is the responsibility of, लेकिन जी पब्लिकेशन भी उसी का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का रोल है। फाइनल जो है वो इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन का, रिवाइज करने का, करेक्ट करने का, सारे का सारा किसका रोल है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिसर का रोल है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है। Which of the following is not a reason for the periodic revision of the electoral roll by the registration officer? ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक्ट के अंदर एक बात ये लिखी है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा वो पीरियोडिकली एक खास पीरियोडिक क्वार्टरली, जिसके आगे एमसीक्यूज आ रहा होगा कि वो हर क्वार्टरली जो है वो क्या करेगा, क्वार्टरली जो है वो इलेक्टोरल लिस्टों को जो है वो रिवाइज करेगा, अमेंड करेगा कि कौन किसकी डेथ होगी है और कौन जो है किसकी बर्थ हुई है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इज नॉट अ रीजन, कौन सा इसमें से जो है वो रीजन नहीं है कि वो पीरियोडिक रिवीजन करे। ठीक है, सो एज टू इंक्लूड नेम ऑफ एनी क्वालिफाइड पर्सन हुज नेम डज नॉट अपीयर इन सच रोल। नहीं जी, ये भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसका नाम भी क्वालिफाइड पर्सन है तो उसका अगर नाम इंक्लूड नहीं है, सो एज टू डिलीट द नेम ऑफ पर्सन हु हैज डाइड और हु हैज टू बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर, नॉट का लिखा हुआ है ना कि वो कौन सा है जो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भाई कोई बंदा अगर क्वालिफाइड है उसको भी रोल में डालना इसकी जिम्मेदारी है, कोई डाइड हो गया मर गया उसको निकालना भी इसकी जिम्मेदारी है, और फॉर करेक्टिंग और हर करेक्ट करना ये भी इसकी जिम्मेदारी है जी। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हैं ये सारे के सारे जो है हमारे पास के सही है। ठीक है, ऐसी कोई चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है जो इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अंडर व्हाट कंडीशन शेल द रोल फॉर एन इलेक्टोरल एरिया और पार्ट ऑफ इलेक्टोरल एरिया शेल स्टैंड कैंसिल एंड दैट अ फ्रेश इलेक्टोरल रोल बी प्रिपेयर। ठीक है, वो कह रहा है कि किस सूरत के अंदर जो है वो इलेक्टोरल जो लिस्ट वोटर लिस्ट हैं जो है वो क्या हो सकती हैं,
किसी इलेक्टोरल एरिया के अंदर जो है वो वोटर लिस्टों को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये है कि अगर वहां पर कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई इरेगुलरिटी हुई है, कोई 2 नंबरी हुई है, या चेंजेस इन द लिमिट्स ऑफ दैट इलेक्टोरल एरिया के, मतलब वो इलेक्टोरल एरिया जो है वो क्या हो गया है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है, या आपके पास जो है वो किसी नेचुरल कैलेमिटी की सूरत के अंदर जो है वो मास डिस्प्लेसमेंट हो गई है। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन इस जगह के ऊपर थी, यहाँ पर जैसे आजकल फ्लड आया हुआ है, फ्लड आने की वजह से जो है वो लोग यहाँ से मूव करके क्या कर मूव हो गए, यहाँ पर आकर जो है वो सेटल हो गए। जब यहाँ पर सेटल हो गए तो जाहिर बात है जो है इस केस के अंदर जो है वो जो वोटर लिस्ट बनी है, तैयार हुई है, तो उसको नए सिरे से जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। नो रिवीजन, अगला एमसीक्यूज देखते हैं जी। नो रिवीजन, करेक्शन और ट्रांसफर बी मेड विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्टोरल रोल ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग डैश बिफोर द डे ऑन विच द टर्म ऑफ एन असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इज ड्यू टू एक्सपायर। भाई जिस डेट पे असेंबली या लोकल गवर्नमेंट आपके पास एक्सपायर हो रही है, उस दिन से 30 डेज, मतलब वहां से जब 30 डेज रह जाएं तो उस वक्त जो है ना तो कोई रिवीजन हो सकती है, ना कोई करेक्शन हो सकती है, और ना ही जो है वो ट्रांसफर हो सकती है किसी भी वोटर लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर एक बंदा जो है वो उसकी असेंबली की या लोकल गवर्नमेंट की जो लिमिट पूरी हो जाए तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वोटर्स को जो है वो अपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रजिस्टर करे। तो वो ये कह रहा है कि अगर 30 डेज रह जाएं उसकी एक्सपायरी के अंदर तो वो ये काम जो है वो नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, द कमीशन शेल इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक अबाउट द कट ऑफ। कमीशन क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, जनरल पब्लिक को, अबाउट द कट ऑफ डेट फॉर रिवीजन, करेक्शन और ट्रांसफर रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल थ्रू विच मींस ऑफ द फॉलोइंग। किस मीडियम के थ्रू जो है वो जनरल पब्लिक को जो है वो क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कमीशन जो है वो वेबसाइट के थ्रू भी इन्फॉर्म करेगा और प्रेस रिलीज के थ्रू भी इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी है। The maintenance of electoral rolls as revised corrected is the responsibility of the, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोटर लिस्टों को रिवाइज करे, करेक्ट करे, तो ये आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, आगे देखते हैं, रिवाइज एंड करेक्टेड इलेक्टोरल रोल्स आर ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर होम। आपने जो भी वोटर्स लिस्टें बनाई हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने जो भी वोटर्स लिस्ट बनाई है उसकी इंस्पेक्शन किसकी जिम्मेदारी है, तो उसकी इंस्पेक्शन जो है वो जनरल पब्लिक की जिम्मेदारी है। ठीक है, जनरल पब्लिक के पास ये राइट है कि वो जो है वो एक स्पेसिफिक फीस देकर, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी जो है वो देकर वो सारी की सारी जो है वो कॉपीज हासिल कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल की या वोटर लिस्टों की। ठीक है, कैंडिडेट भी ये काम कर सकते हैं और पब्लिक भी कर सकती है। When do electoral rolls for any electoral area come into force? जैस वो कह रहा है कि कब जो है वो वोटर लिस्टें इन्फोर्स होती हैं किसी एरिया के अंदर। भाई जैसी वोटर लिस्ट जो है वो आपके पास बन जाएगी उसी वक्त जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फोर्स हो जाएगी। ठीक है, उसी वक्त जो है वो इन्फोर्स हो जाएगी। The authority in charge of the register of any register of birth and death shall submit relevant information regarding deceased person from that register on prescribed form to the registration officer concerned on। तो भाई किसी की बर्थ है या डेथ है, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट की जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पर जो आपके पास नादरा है या कोई और अथॉरिटी है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वार्टरली जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा, कमीशन के साथ जो है वो शेयर करेगा। ठीक है, कमीशन के जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके साथ जो है वो ये शेयर करेगा। किस बेस पे शेयर करेगा, क्वार्टरली बेस के ऊपर जो है वो शेयर करेगा। अ पर्सन शैल नॉट बी इनरोल्ड, एक पर्सन जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर इनरोल नहीं हो सकता ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल या मोर देन ट्वाइस, नहीं जी मोर देन ट्वाइस नहीं है, मोर देन वंस है। आप एक इलाके से ज्यादा जो है वो, मतलब एक बंदा दो जगहों पर जो है वो इनरोल नहीं हो सकता। ये आपके पास एक इलेक्टोरल एरिया और ये एक इलेक्टोरल एरिया बी है, ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर भी रजिस्टर हुए में वोट डाल सकते हैं और यहाँ पर भी वोट डाल सकते हैं, बल्कि आप जो है वो सिर्फ एक जगह पर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन 2 इलेक्टोरल एरियाज, ये बात भी नहीं है जी, 2 इलेक्टोरल एरियाज के अंदर आप रजिस्टर नहीं हो सकते और ना ही आप 2 इलेक्टोरल एरिया के अंदर जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बोथ है नहीं बल्कि डी है जी, नाइदर ए और नॉर बी जी, ना ए है और ना आप एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर हो सकते हैं और ना ही एक से ज्यादा जगह पर आप
वोट डाल सकते हैं। अगला एमसीक्यू देखते हैं जी, वेयर द वेरिएशन इन डिससेग्रीगेटेड डाटा highlighting the difference in number of registered men and women voter is more than -% in a constituency, the commission shall take special measures to reduce such variation। वो कह रहा है कि किसी जगह के ऊपर मैन एंड वुमेन के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस हो, अगर वोटों का एटलीस्ट कितना डिफरेंस हो, तो हम जहां पर जो है वो कमीशन क्या करेगा, वुमेन को रजिस्टर करने के लिए जो है वो एक स्पेशल जो है वो मेजर्स लेगा। तो एटलीस्ट मतलब अगर 10% से ज्यादा डिफरेंस है मैन की परसेंटेज के अंदर और वुमेन की परसेंटेज के अंदर, तो तब जो है वो कमीशन क्या करेगा, स्पेशल जो है वो मेजर्स लेगा कि वो यहाँ पर जो है वो 10% से जो है वो इसको क्या करे, लेस करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो 70% मैन है, तो वो कोशिश करेगा कि आपके पास जो है वो 62% या इतने परसेंट जो है वो आपके पास वुमेन रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो है वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो मैन और वुमेन के दरमियान। मतलब वो डिफरेंस जो है वो उनको 10% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी ओवरऑल जो है वो रेशो होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपके पास 10 है। ठीक हो गया। Which of the following are included in the measure that shall be taken to reduce variation in disaggregated data highlighting the difference in number of registered men and women। वो कह रहा है कि कमीशन जो है वो क्या करेगा, अगर मैन और वुमेन के दरमियान 10% से ज्यादा वेरिएशन है, तो वो जाहिर है यही काम करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वुमेन को क्या करेगा, उन्हें नादरा वालों को कहेगा कि आप इनको जो है वो कार्ड इशू करें। ठीक है, और इनको जो है वोटर लिस्टों के अंदर क्या करने की कोशिश करेगा, रजिस्टर करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बेसिकली ए है कि वो एक्शन टू एक्सपेडाइट द इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर वुमेन, वो वुमेन को आइडेंटिटी कार्ड के इशू करने के लिए बोलेगा, और जो है वो और दूसरा जो है वो इनको क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, ताकि वो परसेंटेज क्या हो सके, वेरिएशन कम हो सके। Which of the following groups are not included in these sections of society for which special measures shall be taken by the commissions to register them in the electoral roll? वोटर लिस्टों के अंदर माजूर लोगों को, नॉन मुस्लिम को, ट्रांसजेंडर को जो है वो क्या किया, तीनों को जो है वो उनके वोट्स को रजिस्टर करने के लिए कमीशन जो है वो स्पेशल मेजर्स लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जी, एज स्टेटेड इन द एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ये कौन सी बात है जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते इस बेस के ऊपर। देखें जी, आपको एक लिस्ट दी है गवर्नमेंट कमीशन ने, ठीक है, और आप अपनी मर्जी का जो है वो अफसर जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, बाय सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर प्रोवाइडेड ओनली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एज सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ये नहीं हो सकता कि आपको जो लिस्ट दी गई है आप उसमें अपनी मर्जी का जो है वो क्या कर सके, बंदा जो है वो सिलेक्ट कर सके, सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। ठीक है, कि हमने जो है वो अपने इलाके के अंदर फलां बंदे को जो है वो अपॉइंट करना है। ठीक है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज शेल अ रिटर्निंग ऑफिसर बी अपॉइंटेड टू। देखें, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आप जो है वो आरओ कहते हैं, तो आरओ जो है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ होता है। आरओ बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा भी अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या, सी है, कि आरओ जो है होता तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता। आज जो है वो हमने अपने चैप्टर, ठीक है, हमने चैप्टर जो है वो 3 और 4 के जो है वो एमसीक्यूज देखे। कल हमने चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज देखे थे। ठीक है, टोटल जो है वो इसके आपके पास 15 चैप्टर हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज जो है वो हम आगे जो है वो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।